नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। मुद्दा आज का बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव की बहुत सारे रिजल्ट हमने देख ही लिए हैं। 206 की तरफ एनडीए को सीटें मिली हैं। ये भी हमने देख लिया है कि एनडीए 2010 के बाद बहुत बड़े बहुमत से वहां पर उभर कर आया। ये भी हमने देख लिया है कि इस बार जिस प्रकार से क्लीन स्वीप हुआ है वो क्लीन स्वीप अपने आप में काबिल तारीफ है। ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी का जो गठबंधन, एनडीए का जो गठबंधन है, उस गठबंधन ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे नहीं याद आता कि बिहार में इससे पहले कभी दी है। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से वोट पड़ा, उसके वोट के बाद जो सीटें कन्वर्ट हुई, मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया, इन सबके आधार पर और जो विपक्ष ने किया और जो विपक्ष ने उस समय कहा था, मैंने आपको बहुत पहले और मैं समझता हूं वोट खुलने से एक दिन पहले भी और जिस समय इलेक्शन था, इलेक्शन शुरू होने से पहले भी मैंने कहा था कि ये जो खेल रही है कांग्रेस, ये जो खेल रहे हैं विपक्षी, ये विपक्ष का खेल उनके ही खिलाफ पड़ जाएगा और निश्चित तौर से वोट बढ़कर आएगा एनडीए का और बहुत भयंकर भी बढ़ सकता है। उसने ये वो स्टेटमेंट आज चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है, दिया है कि वाकई में किस स्तर पर सीटें वहां पर निकल कर आई। पहले छोटा सा विश्लेषण करते हैं, फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस करते हैं। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यह है, 243 सीटों में से 202 उनके पास आई हैं, 41 सीटें हारी हैं उन्होंने लगभग, लेकिन अभी का जो डेटा बता रहा है वो 206 सीटों का बता रहा है। 50% के लगभग वोट मिला है, 83%, 84% सीटें उन्होंने जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर लड़ी थी, जेडीयू 101 सीटों पर लड़ी थी, एलजेपी 32 सीटों पर लड़ी थी, 9 पर एचएएम लड़ी थी हम। और इन सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। उनकी जीत 88% सीटों पर हुई है, जेडीयू की जीत 84% सीटों पर हुई है, एलजेपी की सीट 60% सीटों पर हुई है और ये जो वो है उसकी 9 की 9 सीटें आई हैं, यानी कि 100% सीटों पर। हालांकि वोट परसेंटेज की अगर बात करें एचएएम को तो वो वोट परसेंटेज कम आता है। हाँ, ये बात जरूर जाननी पड़ेगी कि आरजेडी का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ। आरजेडी का वोट परसेंटेज या महागठबंधन का वोट 36 या 37% पड़ा है। आरजेडी उसमें से 20%, 26% वोट लेने में सफल रही है और कांग्रेस को केवल 8% के लगभग, लेफ्ट जो उनका साथी था उनको 2% और अन्य को लगभग 14% वोट मिला है। पूरी गणित ने यह बताया कि जो बिहार में चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव में 67.13% वोट पड़ा। इस वोट को, या ये कहें कि ये टर्नआउट ज्यादा हुआ, इस वोट को मैं दूसरे तरह से ये भी देखता हूं कि एसआईआर होने के बाद जो 60 लाख वोट कम हुए थे, वो 60 लाख वोटों ने भी अपना परसेंटेज बढ़ाया। अब आप मानकर चलिए कि अगर 7 करोड़ वोट है और 7 करोड़ वोट में से 60 लाख कम हो जाता है तो ये भी 2-3% का काम कर सकता है। और जहां तक मैं मानता हूं कि इस बार जितनी शक्ति थी, उस शक्ति की वजह से जो फर्जी टर्नआउट वोट का होता है वो वोट का फर्जी टर्नआउट नहीं हो पाया होगा। दूसरी बात ये भी है कि जो फर्जी वोट रह गए होंगे वो भी डालने में उनको हिम्मत नहीं पड़ी होगी और इसके अलावा जो फर्जी वोट थे वो पहले से काट दिए गए। इन सबका कैलकुलेशन भी अपने आप में वोट परसेंटेज बढ़ाता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार जो महिला वोट परसेंटेज पड़ा है वो लगभग 69%। जितना वोट पड़ा है उसमें से महिलाओं का वोट लगभग 69% और 65% के लगभग पुरुषों का, यानी कि इस बार महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया है और पुरुषों में भी युवा वर्ग ने खुलकर वोट दिया है। अब ये जो हुआ है इसके पीछे की गणित समझ लीजिए। जो स्ट्रैटेजी है आफ्टर द बिहाइंड द कर्टन, जो स्ट्रैटेजी रहती है, मोदी जी की स्ट्रैटेजी को मान लीजिए, अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी को मान लीजिए और साथ में एनडीए की पूरी स्ट्रैटेजी को अगर मानकर चलेंगे तो ये अपने आप में बता दी। देखिए, सबसे बड़ा असर जो इस चुनाव में डाला वो एसआईआर ने डाला। एसआईआर ने मतलब लोगों के मस्तिष्क पर, एसआईआर ने जो 65 लाख वोट कम कर दिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। 65 लाख वोट कम हुआ वो तो हुआ ही हुआ, उसको हटा दीजिए, वो 10% के लगभग बनता है, वो 10% वोट हटा दीजिए। लेकिन इससे सबसे ज्यादा असर लोगों के दिमाग में यह पड़ा कि जिस प्रकार से आप एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, भाई असली वोटर जो है, बाकी तो प्रदेश के अंदर 90% असली वोटर था, 10% के लगभग वोट या 7% के लगभग वोट का फर्क आया है। 7% वोट का फर्क आने का मतलब यह होता है कि वो 7% जो कि फर्जी वोट, 100% फर्जी या नकली वोट या जबरदस्ती डालने वाले वो हो गए होंगे। लेकिन 90% वोटर तो यह मानकर चलता है कि भाई सही वोट पड़ेगा, क्योंकि मैं तो दूसरे का वोट ना तो डाल पाता हूं, ना दबा पाता हूं, ना ही मैं बेईमानी
नहीं कर पाता हूं। तो मेरा मानना तो बिल्कुल साफ रहेगा कि मैं जब वोट डालने जाऊं तो मेरे बराबर में ही सारे सही वोट पड़ रहे हों। ऐसी परिस्थिति में जब एसआईआर हुआ तो एसआईआर होने पे कोई बुराई नहीं थी, इससे पहले भी इस तरह की एनालिसिस करती रही, इससे पहले भी चुनाव आयोग का काम है। ये लोग बार बार हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, फिर सुप्रीम कोर्ट में बार बार बयान दिया, राहुल गांधी ने वोट चोरी शुरू कर दिया और वोट चोरी का स्लोगन देकर लंबे निकल गए, बहुत दूर तक निकल गए, जहां से वापस आना उनका लगभग असंभव हो गया था। इसलिए एसआईआर का जो विरोध इन्होंने किया उससे बिहार की जनता को 100% ये बात दिमाग में कंफर्म हो गई कि ये लोग चुनाव निष्पक्ष नहीं होने देना चाहते। ये लोग, ये जो वोटर है ये आरजेडी का, कांग्रेस का या इनका ही वोट था और ये वोट फर्जी तरीके से डलवाया जाता था। लालू जी के समय पर एक बड़ी संख्या ये कहने वाली है अभी भी, जो ये कहती है कि हमारा वोट कभी मैंने डाला ही नहीं, मेरा वोट पड़ जाता था, मेरा वोट होता जरूर था लेकिन मेरा वोट पड़ जाता था। पोलिंग बूथ पर हम जाते थे तो वहां ये पहले सूचना मिल जाती थी कि वोट पड़ चुका है। अब वोट डालता कौन था, वोट वो पड़ता कैसे था, ये बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। ये जो बयान निकलकर सामने आए जिसमें ये कहा गया कि लालू जी के समय पर मैं वोट डाल नहीं पाता था, आज की तारीख में मैं अपना वोट कास्ट करके आया हूं, वोट डालने जा रहा हूं, ये सब कुछ ये बता रहा है कि बिहार की जनता के दिमाग में ये बात 100% बैठ गई थी कि एसआईआर हमारे पक्ष के लिए है, एसआईआर हमारे भले के लिए है और एसआईआर का विरोध करने का मतलब है ये लोग देश के लिए अच्छा नहीं सोचते, प्रदेश के लिए अच्छा नहीं सोचते। इसलिए ये सारा सामने आया। तो मैं समझता हूं एसआईआर का जो समस्या, एसआईआर का जो विरोध था वो एक बड़ा फैक्टर था लोगों के मस्तिष्क को पलटने का। दूसरा बड़ा फैक्टर जो मोदी जी ने अभी कहा, मोदी जी ने कल अपने भाषण में कहा कि लोहा लोहे को काटता है और लोहा लोहे को काटने का मतलब एमवाई को काट रहा है। पुराना एमवाई मुस्लिम यादव था, ये मुस्लिम यादव ही तो है जो 36% वोट विपक्ष को मिला है, यानी कि 36% वोट जो मिला है वो क्या है, वो पुराना एमवाई समीकरण है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, कांग्रेस का वोट हो और बाकी का वोट हो, लेकिन एमवाई समीकरण जो पुराना वाला जैसे सरकार बनती थी उस एमवाई के ऊपर नया एमवाई प्रभावी हुआ। एमवाई से मतलब अब था महिला और युवा। ये जो नया महिला युवा वोट है, आप सोचिए कि 10,000 रुपए की एक किस्त, 10,000 रुपए की किस्त महिला रोजगार योजना के तहत 1,41,41 महिलाओं को मिला। 1,41,00,000 महिलाएं, 1,41,00,000 महिलाओं का मतलब है कि 1,41,00,000 मान छोड़ दीजिए, 1 करोड़ परिवार, 1 करोड़ परिवारों में ये 10,000 रुपया मिला। 1 करोड़ परिवारों का मतलब था कि अगर एक परिवार में 4 वोटर भी होंगे तो 4 करोड़ वोटर को 10,000 रुपया मिला महिला रोजगार योजना के नाम से। इसमें यह घोषणा करेगी 50% पंचायत का आरक्षण होगा, बच्चों के लिए स्कूल में साइकिल और लखपति दीदी के लिए काम किया जाएगा। एनडीए को ये विषय में 68% एमवाई समीकरण का, या जो नया एमवाई समीकरण जो नया लोहा है पुराने लोहे को काट रहा, ये 68% 68% वोट मिला है, जो 90% ज्यादा, 90 सीटें, 90+ ग्रामीण सीटों पर फर्क डाला है, जिसने गांव के व्यक्ति को ज्यादा ना तो सुविधाएं मिल पाती ना वो मिल पाता है, लेकिन 1,41,00,000। अब इस बात को लेकर प्रशांत किशोर ने एक टिप्पणी करी। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे थे, अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, होशियार व्यक्ति हैं, लेकिन कोई कैडर खड़ा करने में, भारतीय जनता पार्टी का आज का कैडर है 1951 से बना, 1951 से बनते बनते 2014 में पहली बार सरकार बनी और आप सोच लीजिए कि उनको 64 वर्ष लगे पहली बड़ी पूरी फुल फ्लैश सरकार बनाने में। पहली बार 1951 के बाद 1977 के चुनाव में उनकी सरकार बनी थी, जो मिलीजुली सरकार थी, 27 वर्ष बाद मिलीजुली सरकार थी, और उस 27 वर्ष के फिर 20 वर्ष बाद एनडीए की सरकार बनी थी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, और उसके बाद फिर 10 साल बाद मोदी जी की सरकार बनी, और अब यह सरकार हटने का नाम नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि स्टेज बाय स्टेज वो पटरी पर गाड़ी आई और अब बनी। तो कैडर की बात भी होती है, इसलिए प्रशांत किशोर के पास कैडर नहीं है, और बिना कैडर के कोई अकेला सिंगल व्यक्ति अगर पार्टी स्टैब्लिश कर भी सकता, कर भी लेगा, तो भी 150 वर्ष लगेंगे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को 1985 से लेकर और अब तक, आप सोच लीजिए, कांग्रेस को इतना लंबा समय, उनको 140 वर्ष हो गए, 140 वर्ष का जो उनका कैडर है वो कैडर उनका चुना लड़ा। आरजेडी की बात अगर हम करें, वो कांग्रेस का ही कैडर निकलकर सामने आया था, ये लालू प्रसाद उसको बनाकर लाए थे। इसलिए कैडर बनाने में समस्या लगती है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक और बड़ी खास बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 35 बड़े संगठन है, भले ही परोक्ष रूप से वो वोट ना मांगते हों, वो सामाजिक संगठन है, लेकिन उनका प्रभाव समाज में है। उनके अगर
50 लाख लोग भी शाखाओं में बिहार की जाते हैं तो वो 50 लाख परिवार हो गए, और 50 लाख परिवार का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी। इसके अलावा घर घर संपर्क करना, कुंडी खट करना, सुबह का जागरण करना, और इसके लिए अतिरिक्त समाज में परिवार प्रबोधन या प्रबोधन के पंच परिवर्तनों की बात करना, उनको उनके देश के लिए समझाना बुझाना और तैयार करना, ये सब अच्छा प्रभाव डालता है क्योंकि वो एक ही ग्रुप, एक ही मानसिकता के लोग हैं। ये सारी चीजें चूंकि बीजेपी के पास हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर के पास नहीं। अच्छे आदमी, पढ़े लिखे और सब कुछ होने के बावजूद, अभी तक ईमानदार भी लगते हैं सब कुछ होने के बाद, लेकिन उनका जो एक बयान आया, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं इसलिए उन्होंने कहा कि जो 1,41,00,000 महिलाओं को पैसा गया है, ये वर्ल्ड बैंक का पैसा है। ये वर्ल्ड बैंक का पैसा बिहार के चुनाव में खर्च किया। मैं कहता हूं कि वर्ल्ड बैंक का पैसा महिला स्वरोजगार के लिए अगर आता भी है, मुझे डिटेल नहीं मालूम, लेकिन अगर आया भी है तो भी अगर लालू प्रसाद, मतलब अगर तेजस्वी बैठे होते, लालू प्रसाद जी बैठे होते, कांग्रेस बैठी होती, तो क्या ये 1,40,00,000 महिलाओं को पैसा जाता? वर्ल्ड बैंक का पैसा लाकर भी पीछे खेल होता ही रहा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए एक पारदर्शी सरकार की जरूरत पड़ती है। पारदर्शी सरकार के रूप में मोदी जी का ब्रांड इस समय वर्ल्ड में सबसे हैवी है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, एक तो मैंने जैसे कहा कि अगर 1 करोड़ परिवारों को भी, 1 करोड़ परिवारों को भी ये पैसा गया होगा, तो 1 करोड़ परिवार में अगर 4 सदस्य आते हैं तो 4 करोड़ वोटर हो गया। और 50 लाख लोग अगर शाखा जाते होंगे, 50 लाख परिवार अगर हैं, उन 50 लाख परिवार जो शाखा से जुड़े हुए हैं, वो 50 लाख में 4 लोग भी, 5 लोग भी एक घर में रहते हैं तो 2 करोड़ वोटर होता है। इन दोनों को मिलाकर भी अगर हम बात करें तो 4 करोड़ वोटर बनता है। और ये 4 करोड़ वोटर के लिए अब कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं है, ये सीधा वोट है। अगर 7 करोड़ वोट आपके पास है तो ये 60% वोट बनता है। 60% वोट में से अगर 50% भी पड़ जाता है तो आप समझिए क्या खेल हो सकता है। दूसरा, जातिगत गठजोड़। इस बार का जो जातिगत गठजोड़ बिहार में था, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी समस्या, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश की, यहां की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जाति है। ये जाति समीकरण का जो मामला अब की बार आया, भारतीय जनता पार्टी सबका वोट उनको मिलता है। खास तौर से लोग कहते हैं कि भाई सवर्णों के लिए कुछ बचा नहीं तो वो बीजेपी ही है, 20% वोट जो सवर्णों का है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सबका वोट मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, और जो बाकी का वोटर है वो राष्ट्रवादी वोटर है, सवर्ण वोटर है, वो राष्ट्रवादी वोटर है, उसको पढ़ा लिखा वोटर है, इसलिए उसको बीजेपी के अलावा कुछ भा नहीं सकता। जेडीयू का वोट, ये इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का मोदी जी का वोट भी है, इनका भी है, और कुर्मी वोट थोड़ा बहुत है। इसके अलावा दलित वोट जो है, दलित और ओबीसी, वो एलजेपी ने अच्छा काम किया, तो बीजेपी का वोट, जेडीयू का ईबीसी या कुर्मी वोट, और एलजेपी का दलित वोट, ये सारा वोट इकट्ठा हो गया, जिसने लगभग ईबीसी वोटिंग में, इकोनॉमिक वीकर क्लास की सीटों पर भी 85 सीटों पर खेल कर दिया। 85 सीटें ने बढ़ा कर दी। तो जाति समीकरण जो था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग या फिर ओबीसी वर्ग और दलित वर्ग, ये तीनों का गठजोड़ और तीनों प्रभावी, या फिर मैं कहूं हम का जो मोर्चा है, इन चारों ने मिलकर जाति समीकरण को सेटिस्फाई किया। पहले से ही वोट, महिला वोट का फार्मूला था, जो कि महिला रोजगार योजना का था। इसके अलावा पंचायत में आरक्षण का मामला था, बच्चों में साइकिल का मामला था, लखपति दीदी का मामला था, और इसके अतिरिक्त सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो जेडीयू और बीजेपी में 101, एलजेपी में 32 और हम में 9। ये इसने अपने आप में एक समीकरण बनाकर रखा। दूसरा, डबल इंजन की सरकार अपने आप में बताती है। मोदी जी की 12 बड़ी रैलियां हुई, जिसमें सिर्फ एक बात उन्होंने कहा कि बिहार के जंगल राज को आज के विकास के साथ जोड़कर देख लो। उन्होंने कहा कि 2024-25 में या नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो सरकार चली, उसके विकास को और लालू प्रसाद के विकास को, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के समय के वो चीजें जो बिहार को याद करके रोंगटे खड़े करती होंगी, उनको याद करवाकर पूरे बिहार को झकझोर दिया। इसके अलावा योगी जी की बड़े कार्यक्रम हुए। बिहार राष्ट्रवादियों का देश है, इसमें कोई शक नहीं, और बिहार राष्ट्रवादियों के देश होने के नाते बिहार राष्ट्रवादियों का प्रदेश है, इसलिए बिहार राष्ट्रवादी प्रदेश के राष्ट्रवादियों के मामले में योगी जी सामने आ गए, मोदी जी सामने आ गए और बड़े बड़े वक्ता आ गए, बस खेल हो गया। इसके अतिरिक्त जंगलराज का मामला, मैंने जैसे आपसे कहा, 1990 के अपराध की याद दिलाएगी। तेजस्वी का राघोपुर अकेला चमक रहा था, बाकी कुछ नहीं। जब वो तेजस्वी बैठे तो उन्होंने राघोपुर तो चमका दिया, लेकिन बाकी पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष
खेमे की फूट आरजेडी, कांग्रेस और प्रशांत किशोर भी एक भूमिका निभा रहे थे जिसने एक बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन युवा रोजगारी भत्ते का वादा किया गया, स्किल सेंटर का वादा किया गया, स्किल डेवलपमेंट का वादा किया गया और यह बताया गया कि भाई युवाओं के लिए काम होगा। इसने बिहार में 55% युवा बीजेपी को दिलवा दिए। एसआईआर का बचाव अपने आप में बहुत बड़ा काम था। इसके साथ साथ जैसे ही चुनाव जीता गया, एक बड़े केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री आर के सिंह, जो आरा सीट मतलब जेडीयू ने हार दी है, वो 28,000 वोटों से 15 नवंबर सुबह पार्टी से निलंबित कर दिए गए। अनुशासनहीनता की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई। वो बीजेपी के प्रवक्ता भी थे और गठबंधन धर्म को भंग करने वाले थे। उनको खेसरी मतलब उनके जो वोट हैं तमाम तरह के, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस डिस्ट्रीब्यूशन से वो बहुत नाराज थे। केंद्रीय मंत्री थे, उनको लग रहा था कि हमसे बिहार है। हकीकत यह है आर के सिंह का कोई अस्तित्व तो था नहीं अपने आप में। मैं नहीं समझता कि आर के सिंह अपनी सीट भी खुद जीत सकते हैं अगर मोदी जी प्रचार न करें तो। लेकिन किसी को भी ये गलतफहमी तो हो ही सकती है। ये गलतफहमी तो प्रधानमंत्री को भी हो सकती है और ये गलतफहमी तो सरकार को भी हो सकती है। ये गलतफहमी केंद्रीय मंत्री आर के सिंह को हो गई कि उनकी दम पर ही सब चल रहा है और वो गलती उन्होंने चुनाव के दौरान नाराजगी दिखाई। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का संकट है, आपको किसी प्रकार की नाराजगी है, तो शांति काल में नाराजगी उठाई जाती है। जिस समय संकट हो, जिस समय युद्ध चल रहा हो, उस समय नाराजगी दिखाने का मतलब है युद्ध के पश्चात तुम्हारा हिसाब होगा। आर के सिंह का हिसाब दूसरे ही दिन हो गया। वोट खुलने के दूसरे ही दिन पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी उनको निकाल दिया गया और प्राथमिक सदस्यता निकालने का मतलब है कि काम उनका अब खत्म हो गया। 6 साल के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया गया। मैं समझता हूं कि 2-3 बड़े फैक्टर जो चुनाव जिताने में काम आए। एक तो जाति समीकरण का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता बिहार में कोई हो सकता था। दूसरा है युवाओं के लिए स्किल सेंटर की बात करना। बिहार का युवा पढ़ने लिखने की अवसर ढूंढ रहा है क्योंकि जंगल राज ने बिहार को इतना दबाकर रखा कि उनको पढ़ने की भी व्यवस्था, जो मध्यम वर्ग है, जो निचला वर्ग है, उसको पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था नहीं है। पढ़ने लिखने की ही मैं दिल्ली में रहता हूं, इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं बिहार से, 1 बीघा खेत बेच कर आए हैं, ऐसा पढ़ने के लिए आते हैं। वो कहते हैं साहब हम अपना घर गिरवी रख कर आए हैं, ऐसे पढ़ने बच्चे आते हैं। आप सोचो कि उनके पास ये व्यवस्था नहीं, वो अपने खेत को गिरवी रखकर पढ़ने के लिए जाते हैं इंस्टीट्यूटों में या स्कूलों में या कॉलेजेस में। ऐसी स्थिति में अगर सरकार उनको स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था कर दे, उनके इंस्टीट्यूट कोचिंग की व्यवस्था कर दे, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर दे, उनको साइकिल दिलवाने की व्यवस्था कर दे, स्कूल की फीस की कुछ व्यवस्था कर दे, तो इससे ज्यादा उनके लिए अमृत और कुछ नहीं है। इतना बैकवर्ड करके बिहार को पिछड़ा करके रखा था, इसलिए वो एक बड़ा फैक्टर था। और 1,40,00,000 महिलाओं को जिस प्रकार से वो दिया गया, जो महिला योजना है, उसने अपने आप में काम किया। और विपक्ष जो कुछ कर भी सकता था उसने एसआईआर का विरोध करके, राष्ट्रीय नीतियों का विरोध करके, वोट चोरी 2019 में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री चोर का नारा लगाया था राहुल गांधी ने। इस बार उन्होंने वोट चोर का नारा लगा दिया। वो इक्विवेलेंट हो गया। 2019 में भी राहुल गांधी बड़ा फैक्टर थे बीजेपी को जिताने वाले और इस बार भी बिहार के चुनाव में बड़ा फैक्टर थे। अब उनका ये फार्मूला भी, वोट चोरी फार्मूला भी बिल्कुल फेल हो गया। वो अडानी उठा चुके, अंबानी उठा चुके, ओबीसी उठा चुके, एससी एसटी उठा चुके, इसके अतिरिक्त राष्ट्र की पॉलिसियां उठा चुके, सीएए उठा चुके और बहुत सारी एनआरसी उठा चुके। और अब की बार उन्होंने ये जो नया मुद्दा उठाया था वोट चोरी वाला, वो भी उनका खतरनाक फेल हुआ। देखना यह है कि अब अगला चुनाव जो भी राज्य का आ रहा है, वो कौन से नए मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और वो मुद्दा कितना कारगर होगा। वो तो ट्रायल मार रहे हैं, हिट एंड ट्रायल, कि भाई हो सकता है कुछ हो जाए, हवा में बंदूक चलाओ या हवा में लाठी चलाओ, हो सकता है सही निशाने पर लग जाए। अभी तक तो उनकी कोई भी लाठी सही निशाना तो छोड़ दीजिए, वो निशाने की तरफ भी नहीं जा पा रही है। लेकिन वो जो भी मुद्दा उठा रहे हैं, वो देश के युवा को समझ में आ रहा है कि वाकई में ये देश विरोधी शक्तियों के हाथ में खिलकर काम कर रहे हैं या फिर ये स्वयं देश विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या फिर इनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भविष्य भारत का क्या है, युवा क्या चाहता है, बच्चे क्या चाहते हैं, या फिर महिलाएं, पुरुष और भारत का भविष्य क्या चाहता है। ये
राहुल गांधी एंड कंपनी ये ऑब्जर्व करने में शायद इस समय सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो जो भी मुद्दा उठा रहे हैं वो उनका ही 5-10% वोट ले जाता है। और जैसा मोदी जी ने कहा है, पुराना एमबाई लोहा लोहे काटता, पुराने एमबाई ने पुराने एमबाई को नए एमबाई ने काट दिया। हालांकि मैं कह रहा हूं पुराना एमबाई अभी भी जिंदा, अगर एनडीए को 38% 36% वोट मिला, वो उसको एमबीए को महागठबंधन को अगर 36% वोट मिला तो भी बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो जीवित हैं, वो कर रहे हैं, उनका वोट बन रहा है और वो एम बाई समीकरण बढ़ रहा है। वाई समीकरण तो एम तो समीकरण बढ़ ही रहा है। ये देश के लिए खतरा है। इसके लिए किसी भी सरकार को किसी भी समय पर काम करने की आवश्यकता है और हमें अपनी आबादी बढ़ाने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।